थोड़ी ही देर में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लें। तब तक अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और किसी का कोई भी डाउट हो तो वो लास्ट तक बचा के रखें, उसको लिख लें। जैसे लास्ट में आपको मौका मिलेगा तब आप उसमें उस सेशन में आप पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन है वो भी दो पार्ट्स में रहने वाला है। एक में आपको पीपीटी दिखाई जाएगी और दूसरे में आपको वीडियो दिखाई जाएगी, जिससे आप क्लिक किए जा सकें। तो आज का टॉपिक आपको ध्यान से देखना है और इसको पॉइंट आउट करके रखना है। ये आने वाले समय में आपके काम आ सकता है, कभी भी कहीं भी। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। चलो, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा है मेन पार्ट्स ऑफ इंजन। तो पहले आप इंजन के बारे में समझ लीजिए। जितनी भी गाड़ियां रोड पे चलती हैं, चाहे वो हैवी हैं, चाहे वो स्मॉल व्हीकल्स हैं, चाहे बाइक्स हैं, चाहे स्कूटर्स है, उसमें जो है एक इंजन होना बहुत ही जरूरी है। इंजन के बिना कोई भी व्हीकल चल नहीं सकता है। तो इंजन को बनाने के लिए अनेक पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उन पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस। तो आपको जो ध्यान से देखते रहना है, और कोई डॉट आए तो उसको पॉइंट आउट करके रखना है, ठीक है। तो जैसे आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है एक इंजन के पार्ट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है देख सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंजन के पार्ट्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, इनका हम एक ओवरव्यू आपको देने वाले हैं आज की सेक्शन के बीच में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इंजन ये है। इंजन के अंदर जो है कई तरह के पार्ट्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हर एक पार्ट्स का नाम जो है उसके सामने मेंशन है, ठीक है। तो इनका क्या काम है, ये क्यों लगाए जाते हैं, तो हर एक पार्ट्स के बारे में आपको आज जानकारी मिलने वाली है। लास्ट में आपको एक वीडियो लेक्चर भी दिखाया जाएगा जिसमें आपके और कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको फ्यूचर में भी पढ़ सकें। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पॉइंट ऊपर, सबसे ऊपर जो है, मेन पार्ट्स ऑफ इंजन एंड व्हीकल्स। तो मेन पार्ट्स ऑफ इंजन एंड व्हीकल, या व्हीकल का मतलब क्या है कि व्हीकल्स के अंदर कौन कौन से, या इंजन के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिलेंडर हेड, ठीक है। तो सिलेंडर हेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट है सिलेंडर ब्लॉक। तीसरा है ऑयल सम्प। ये सारे के सारे क्या इंजन के पार्ट्स हैं। टेपेट कवर, कैम शाफ्ट, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, रोकर शाफ्ट, रोकर आर्म, पुश रोड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, ठीक है, ऑयल रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रोड, प्लेन बेरिंग, जर्नल बेरिंग, वाटर पंप, इंजन ऑयल पंप, हीट हेड गैस्केट, फ्लाई व्हील,
ब्रेक, व्हील्स, ये जो कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये इसके जो से ठीक है, आपको जो कहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट अभी यहाँ पे शो हो रहा है सिलेंडर हेड का, ठीक है। तो सिलेंडर हेड होता क्या है, पहले आप वो समझिए। तो जैसे आपको पहले डायग्राम में दिखा देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड। अब ये लगा कहाँ पे होता है, तो आप इसको देखिए पहले, जैसे आपको फर्स्ट वीडियो दिखाई थी, तो जो ये वाला हिस्सा है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर हेड। जैसे आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा सिलेंडर हेड है, ठीक है। इस हिस्से को बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक, और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम ऑयल संप या ऑयल पैन बोल देते हैं, यहाँ पे ऑयल जो इकट्ठा रहता है। तो ये तीन हिस्से जो है आपको इमेज में शो हो रहे हैं। अब इन सभी हिस्सों के बारे में, यहाँ पे ये हिस्सा है, यहाँ पे ये हिस्सा है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम सिलेंडर हेड के ऊपर थे, तो सिलेंडर हेड का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया है, ये जो है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं ऊपर और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये जो है ना, सिलेंडर हेड जो है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको कास्ट करके जो है हम बनाते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर हेड का मेन काम क्या है, पहले आप समझिए। इंजन के अंदर जो पिस्टन्स होते हैं, पिस्टन क्या करते हैं, पावर डेवलप करते हैं। अब पावर को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर हवा को अंदर या एग्जॉस्ट को बाहर करने के लिए इस सिलेंडर ब्लॉक का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बीच में पिस्टन के अकॉर्डिंग चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। यानी कि पावर को रोकने का काम या डेवलप करने का काम जो है एक सिलेंडर हेड का होता है। और ये सिलेंडर हेड जो है अपने अंदर वाटर जैकेट प्रोवाइड भी करता है, ताकि ये ठंडा रहे। स्पार्क प्लग लगाने के लिए जगह भी प्रोवाइड करता है। साथ में जैसे हमारे बाल्ब्स हैं, रॉकर आर्म्स हैं, उनको, या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड है, उसको लगाने के लिए भी यह हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपके लिए जो पॉइंट्स नए हैं, आप उनको पॉइंट आउट करके रखें, आगे वो पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं साथ के साथ ही, ठीक है। जैसे मैंने इनलेट मैनिफोल्ड बोला, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोला, वो पॉइंट्स आगे आने वाले हैं, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ये काम आ सके, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है सिलेंडर ब्लॉक, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये सिलेंडर ब्लॉक जो है, ये जो है मेन पार्ट्स ऑफ इंजन बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि जितने भी इंजन के पार्ट्स होते हैं, जैसे पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंकशाफ्ट है, वो सारे जो है इसी के बीच में असेंबल होते हैं। यानी कि इसके बीच में जो है सारे के सारे पार्ट्स आएंगे, ठीक है। और ये पार्ट्स मिलकर क्या करेंगे, एक सिलेंडर ब्लॉक जो है बना सकते हैं। यानी कि सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग है, है। अब इस कास्टिंग के अंदर अनेक तरह के पार्ट्स लगाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर में जो कमरे बनते हैं, कमरे में जब हम बेड डालते हैं या फिर सोफा रखते हैं, चेयर्स रखते हैं, गद्दे रखते हैं, तो उसके बाद जो एक प्रॉपर रूम बन जाता है, वो जो एक कमरा होता है वो एक प्रॉपर कमरा बन जाता है, वहां पे आप रह सकते हैं। उसी तरह से सिलेंडर ब्लॉक भी एक कास्टिंग पीस होता है। जब इसके अंदर जो है सारे पार्ट्स लग जाते हैं, तो ये एक तरह से सिलेंडर ब्लॉक बन जाता है, और हर एक पार्ट से ये काम ले सकता है, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अनेक तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो है इनलाइन दिखाई दे रहा है। इनलाइन का मतलब ये है, एक के बाद जो है एक पिस्टन, जो आपको पिस्टन का जो बोर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, यानी कि सुराख जो दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे जो स्पोर्ट्स व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो है वी टाइप इंजन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे चार सिलेंडर इस साइड हैं, ठीक है, चार सिलेंडर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो ये चार चार जो है आठ सिलेंडर बन जाएंगे, इसको बोला जाएगा V8 इंजन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाएगा V8 इंजन। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसका जो मटेरियल है, जैसे कास्ट आयरन का भी आते हैं, और ये आजकल जो एल्यूमिनियम अलॉय के भी आना शुरू हो गए हैं। अगर मटेरियल की बात की जाए, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। और जो इससे हाई परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, तो उसमें जो है हम टंगस्टन का मटेरियल भी यूज कर लेते हैं इसको बनाने के लिए, जो एक्स्ट्रा हीट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है अगला वो जो पॉइंट है, जो तीसरा मेन पॉइंट्स ऑफ इंजन है, उस
जितना भी इंजन ऑयल जो है गाड़ी में डलता है वो इसी में आके स्टोर होता है। ठीक है। तो ये भी कई तरह के होते हैं, ये भी जैसे एक तो एल्युमिनियम अलॉय के आते हैं, ठीक है, और एक प्रेस स्टील के आते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, और इनका मेन काम ये है ऑयल को इकट्ठा करना ताकि समय के ऊपर हर एक पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जा सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, और इसको बाद में देख सकते हैं। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है टैपेट कवर। टैपेट कवर बोले तो जो जो इंजन के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम टैपेट कवर कहते हैं। ठीक है, तो टैपेट कवर जो है एल्यूमिनियम अलॉय के भी होते हैं। ठीक है, पहले ये कास्ट आयरन के भी आते, स्टील प्रेस के भी आते थे, अब ये प्लास्टिक के भी आना शुरू हो गए हैं इंजन के बीच में। ठीक है, अब इसका मेन काम ये होता है कि इंजन के अंदर दूषित कणों को जाने से रोकना। ठीक है, और उस हिस्से को कवर करने का जो इसका मेन मुख्य काम होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम कैम शाफ्ट। अब कैम शाफ्ट समझिए क्या चीज है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। कैम शाफ्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब कैम शाफ्ट जो है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इमेज में, कैम शाफ्ट जो है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक गियर्स लगे हुए हैं और इसके आगे एक शाफ्ट लगी हुई है। अब कैम शाफ्ट का मेन काम जो है इन बाल्व को ओपन और क्लोज करने का होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, लूप्स कटे रहते हैं, इस तरह के जो भी लूप्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये लूप्स क्या करते हैं, बाल्व को ओपन करने का काम करते हैं और स्प्रिंग की वजह से बाल दोबारा से बंद हो जाते हैं। यानी कि बोलने का मतलब ये है, इंजन के बीच में दो रास्ते होते हैं, एक तो हवा या एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाने के होते हैं, और दूसरा जो है जली हुई गैसेस को बाहर निकालने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर इनलेट वाल्व की बात करें तो उसमें इनलेट कैम शाफ्ट लगी होती है, एग्जॉस्ट वाल्व की बात करें तो उसमें एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट वाल्व लगी होती है। इन दोनों की टाइमिंग में फर्क होता है, बाकी डिजाइन में कोई फर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज को बोलते हैं हम कैम शाफ्ट। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस चीज को बोला जाता है कैम शाफ्ट, जैसे आपको यहाँ पे भी विजिबल है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की इंजन के अकॉर्डिंग जो अलग अलग शेप में आपको अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, और हर एक इंजन में अलग अलग तरह की कैम शाफ्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेन आपने यही याद रखना है कि कैम शाफ्ट का काम जो होता है बाल्व को ओपन और क्लोज करने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट किसे कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपने पीछे वाली वीडियोस में भी देखा है, सॉरी पीपीटी में देखा है, जैसे जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, अब क्रैंक शाफ्ट क्या काम करता है, क्रैंक शाफ्ट का मेन काम होता है जो पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको रोटरी मोशन में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि पिस्टन क्या करता है, जो पावर डेवलप करता है ये अप एंड डाउन की डायरेक्शन में ही मूव करता है और पावर डेवलप करता है। अब इस पावर को हम डायरेक्ट व्यूज में नहीं ले सकते हैं, इसको लेने के लिए क्या करते हैं, हम क्रैंक शाफ्ट लगाते हैं ताकि उस पावर को हम रोटरी मोशन में ले सकें। तो मेन काम जो है क्रैंकशाफ्ट का होता है, क्रैंकशाफ्ट का होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करना ताकि इंजन में हमें पावर मिल सके, और इस पावर को जो है गियर बॉक्स के थ्रू जो है व्हील्स तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से मेन पार्ट्स ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट भी होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है रोकर शाफ्ट असेंबली है। ठीक है, तो रोकर शाफ्ट असेंबली का मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो रोकर शाफ्ट असेंबली जो है कई इंजन में लगाई जाती है, जहाँ के काफी तरह के इंजन में, इनकी सभी इंजन में होता है ये रोकर आर्म असेंबली। इसका मेन काम क्या होता है, बाल्व को ओपन और क्लोज करना, यानी कि कैम शाफ्ट से ये ड्राइव लेगा और बाल्व को ओपन और क्लोज करता है। कई इंजन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें डायरेक्ट कैम शाफ्ट से ही हम बाल्व को ओपन और क्लोज करवा देते हैं। पर जहां पर सिलेंडर ब्लॉक का जो है साइज अधिक हो वहां पर हम रोकर आर्म असेंबली का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका अगला पॉइंट जो है पिस्टन है। अब पिस्टन देखने में कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, तो पिस्टन के अंदर पिस्टन पिन रहती है जो इसको जोड़ के रखती है, और यहाँ पे रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है,
तो पिस्टन का मेन काम है पावर डेवलप करना इंजन के अंदर। जैसे कोई भी आईसी इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, उसमें जो है इसको मेन पार्ट्स ऑफ इंजन कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी पावर डेवलपेशन का काम है वो पिस्टन ही करता है। ठीक है, तो पिस्टन के पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो है टॉप कंप्रेशन रिंग आती है, जैसे आप साइड में देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आता है सेकंड कंप्रेशन रिंग। तीसरे पॉइंट में ऑयल कंट्रोल रिंग। यानी कि दो ऊपर वाली जो रिंग्स हैं, इसका काम होता है जो ऊपर गैसेस कंप्रेस की जाएंगी उसको नीचे ना आने दे। ठीक है, और पावर को बनाए रखें। ठीक है, और ऑयल कंट्रोल रिंग का काम ये होता है ऑयल को वॉल के साथ, दीवारों के साथ लगाना और उसको स्क्रैप करना, साफ करना। ठीक है, आगे रिजिड पिन बोल देते हैं, स्नैप रिंग बोल देते हैं। रिजिड पिन का काम जो होता है, रिजिड पिन का काम जो होता है, सॉरी एक मिनट के लिए। रिजिड पिन का जो काम है, जो काम होता है उसका काम होता है जो पिस्टन है और जो कनेक्टिंग रोड है उसको आपस में जोड़ के रखना। तो जो स्नैप रिंग इसके आगे लगाई जाती है, इसका मेन काम ये होता है पिस्टन के बीच में पिन को लॉक करके रखना ताकि वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड जैसे आपने पीछे वाली डायग्राम में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर के जो पिस्टन है, पिस्टन के नीचे जो है कनेक्टिंग रोड जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कनेक्टिंग रोड देखने में कुछ इस तरह की रहती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रोड जो है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ती है ताकि पिस्टन की पावर को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाया जा सके, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम रहता है उसको हम कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। तो इसका मेन काम क्या रहता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं पिस्टन यहाँ जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रोड बीच में है और नीचे जो है क्रैंकशाफ्ट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रोड की जरूरत पड़ती है। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है जर्नल प्लेन बेरिंग। तो जर्नल प्लेन बेरिंग का क्या होता है, इंजन में जो है बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो बेरिंग आपने देखा होगा कि जो जिसमें वॉल्स होती हैं, ठीक है, उसको हम बेरिंग बोल देते हैं। तो कुछ इस तरह के बेरिंग जो है हमारे इंजन में यूज होते हैं जिसमें किसी भी तरह का रोलिंग एलिमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी वॉल नहीं होती इसके बीच में। जो इसका मटेरियल है वो ही रोलिंग का काम इसके बीच में करता है। ठीक है, इसको प्लेन बेरिंग भी बोल देते हैं हम। ठीक है, और शेल बेरिंग भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये लगता कहाँ है, पहले आप वो समझिए। इसको जो है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको जो है जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे देख लीजिए। जैसे इसके बीच में यहाँ पे कनेक्टिंग रोड के दोनों एंड के बीच में जो है इसको लगाया गया है वेरिंग के तौर पे। ठीक है, और इसके बीच में जो है क्या आती है, क्रैंक शाफ्ट आती है। ठीक है, तो ये जो एक वेरिंग का काम इसके बीच में करने वाला है। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है वाटर पंप। ठीक है, तो वाटर पंप जो है, वाटर पंप का मेन काम आपको पता है, सबको पता है। वाटर पंप का काम होता है पंप को सप्लाई करना या पंप करना। तो गाड़ी के बीच में क्या होता है, कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो कूलिंग के लिए जो है वाटर पंप बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वाटर पंप क्या करता है, वाटर को जो है लोअर टैंक से उठाता है और अपर टैंक तक, यानी कि इंजन के सराउंडिंग पार्ट्स में इसको भेजता है ताकि इंजन की कूलिंग जो है की जा सके, यानी कि इंजन की वाटर जैकेट्स में इसको सर्कुलेट करता है। तो इसका मेन काम यही है वाटर सर्कुलेशन का। ठीक है, बाकी इसका मेन काम कैसे काम करता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट है इंजन ऑयल पंप। तो इंजन ऑयल पंप का काम क्या, जैसे वाटर पंप का काम है वाटर को पंप करना, इंजन ऑयल पंप का काम है इंजन ऑयल को पंप करना। तो बाकी इसकी जो ड्राइव्स हैं वो अलग अलग रहती हैं। ड्राइव मतलब कि ये कैसे चल सकता है, कई इंजन में ये कैमशाफ्ट से चलता है, कई इंजन में ये क्रैंकशाफ्ट से चलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है सिलेंडर हेड गैस्केट। तो सिलेंडर हेड गैस्केट जो है इसका मेन काम होता है दो पार्ट्स के बीच में एयर गैप को कम करना।
यानी कि जैसे सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड जब आपस में मिलेंगे उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। तो ये मटेरियल क्या करेगा, तो उस गैप को खत्म करेगा ताकि वहां से किसी भी तरह की कोई भी लीकेज ना हो पाए। तो देखने में ये इस तरह से, जैसे आपको दिखाई दे रही है, देखने में कुछ इस तरह की होती है, और इसको जो है इस पार्ट्स के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो सिलेंडर हेड जो सबसे पहला पॉइंट किया था वो इसके ऊपर जो है आ जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसका नाम है फ्लाई व्हील। ठीक है, तो फ्लाई व्हील क्या काम करता है? फ्लाई व्हील जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इसका मेन होता है कि ये जो है क्रैंक शाफ्ट को भी बैलेंस करता है और पावर को स्टोर करने का काम जो है फ्लाई व्हील का रहता है। ठीक है, जब इंजन घूमता है तो इंजन के अंदर स्ट्रोक्स भी होते हैं। तो स्ट्रोक इंजन में चार होते हैं, चार में से सिर्फ एक ही स्ट्रोक में पावर अवेलेबल होती है, बाकी सारे के सारे स्ट्रोक आइडल होते हैं। आइडल बोले तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी पावर नहीं होती है। ठीक है, तो उनको चलाने के लिए फ्लाई व्हील जो है स्टोर एनर्जी का यूज करके उसको पंप करवाता है। ठीक है, इसी तरह से जो क्लच असेंबली है, ठीक है, तो क्लच असेंबली का काम क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो क्लच असेंबली का मेन काम जो है गियर की पावर को एंगेज और डिसंगेज करना। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। सॉरी क्लास को होल्ड करने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो क्लच का है। जैसे आपको मैंने बता दिया, क्लच का जो मेन काम है पावर को अंगेज और डिसंगेज करना होता है, यानी कि इंजन जो है लगातार पावर को जो है गियर बॉक्स में भेजता नहीं रहता। जैसे मान लो कि आपने गियर चेंज करना है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, आपको इंजन और गियर बॉक्स को अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो अलग करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्लच पैडल दबाते हैं तो यही जो एक पार्ट्स है जो इंजन और गियर बॉक्स के कॉन्टेक्ट को तोड़ता और जोड़ता है। ठीक है, आगे हमारा गियर बॉक्स देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनका काम जो है पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, पावर और टॉर्क को बढ़ाना और कम करना होता है। तो स्पीड और टॉर्क को, स्पीड क्या होती है, जैसे मान लो कि आपने जो है जैसे बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो गाड़ी जो है 100 किलोमीटर की स्पीड पे चली रही है। ठीक है, तो वो होती है स्पीड। और टॉर्क क्या होता है कि कितनी जोर से ये चल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए एक हेडपंप होता है, तो हेडपंप के लीवर के अगर हम बिल्कुल एंड वाले सिरे से उसको दबाएंगे तो वो आसानी से दब जाता है, पर बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सिरे से उसको दबाएंगे तो वहां पे हमें अधिक जोर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है जब गाड़ी के ऊपर लोड होता है, ठीक है, जैसे गाड़ी को खड़ा किया है तो उसके ऊपर उसके टाइम उस टाइम पे मैक्सिमम लोड रहता है, क्योंकि पैसेंजर का लोड भी होता है और उसको अपना वेट भी होता है। तो उस टाइम पे क्या हमें मैक्सिमम टॉर्क होती है और लो स्पीड की जरूरत होती है। तो गियर बॉक्स क्या करता है, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर अलग अलग टॉर्क और स्पीड को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सल्स रहते हैं व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, तो एक्सल का मेन काम जो है जैसे लोड कैरी करना होता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जैसे ट्रक बसेस होती हैं उसमें जो है एक नीचे जो एक शाफ्ट लगी रहती है उसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। इसका मेन काम जो है इंजन से पावर को डिफरेंशियल तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करता है एक तरह से, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है डिफरेंशियल। जैसे आपने गाड़ियों के नीचे देखा होगा एक डिफरेंशियल लगा रहता है। अब इस डिफरेंशियल का काम क्या होता है, पावर को दोनों व्हील्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, पर जब गाड़ी में टर्न आए तो स्पीड में वेरिएशंस लाना। जैसे मान लो कि आप लेफ्ट साइड का मोड काट रहे हैं,
तो आपका जो लेफ्ट टायर भी है वो कम डिस्टेंस तय करेगा और राइट वाला अधिक डिस्टेंस जो है तय करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से ब्रेक सिस्टम्स होता है। ब्रेक सिस्टम का मेन काम होता है ब्रेकिंग करना। ठीक है, ताकि गाड़ी की स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सके। ठीक है। अगला जो पॉइंट है व्हील्स एंड टायर्स। तो व्हील्स एंड टायर का आपको सबको पता है काम क्या रहता है। व्हील्स एंड टायर का मेन काम ये होता है कि जितना भी गाड़ी का लोड्स है उसको कैरी करना और रोड के साथ फ्रिक्शन बनाए रखना, ताकि ब्रेकिंग के समय या फिर ट्रैक्शन के समय किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। तो यहाँ पर टायर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक टायर के ऊपर जो है कुछ इस तरह के पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है 195, इसका मतलब होता है कि जो टायर की विड्थ है वो 195 mm है। ठीक है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है 195 mm है। ठीक है। तो हर टायर के ऊपर उसका साइज इंचेस में या फिर मिलीमीटर में लिखा होता है। अगला जो पॉइंट है 55। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एस्पेक्ट रेशो द टायर हाइट एज ए परसेंटेज ऑफ विड्थ, यानी कि 55 परसेंटेज होगी इसकी 195 की, जो 55% जो है इसकी विड्थ रहेगी। यानी कि यहाँ से लेकर, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 55% रहेगा। ठीक है। आगे आर का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन टायर की कैसी है। तो टायर भी दो तरह के आते हैं, एक रेडियल आता है, एक कन्वेंशनल आता है। तो जो आजकल जो गाड़ी में रेडियल टायर जो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो 16 का मतलब होता है कि टायर का डायमीटर कितना है, कि उसके अंदर कितने साइज का जो रिम लगा हुआ है। तो वो आएगा, जैसे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो ये इंचेस के बीच में आएगा। और 87 क्या होता है, लोड इंडेक्स, लोड रेटिंग। ठीक है, कि इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। और जो बी होता है कि 87 लोड के ऊपर ये कितनी स्पीड तक जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आगे आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ऐसे भी इस डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कि एक टायर की विड्थ कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाती है, उसकी एस्पेक्ट रेशियो जो हाइट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, और जो एक डायामीटर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक मेजर किया जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें जो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने वाले हैं। इसमें अगर साउंड आए तो ठीक है, अगर ना आए तो इसको ध्यान से देखें। ठीक है, और समझने की कोशिश करें। And frame. We will go over the anatomy of a car. The following major systems are included in the vehicle: the body and frame, the engine, the transmission, suspension systems, wheels and tires, control systems, electrical systems. The engine subsystems and the climatic equipment are the only remaining pieces of equipment. जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ए व्हीकल्स होता है। एक मतलब एक गाड़ी के अंदर ये बेसिक कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पे आप बॉडी एंड फ्रेम देख सकते हैं। इंजन एक व्हीकल में होना बहुत जरूरी है, उसके लिए उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम आएगा, सस्पेंशन सिस्टम आएगा, व्हील्स एंड टायर्स आएंगे। इसी तरह से कंट्रोल सिस्टम है जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम आ जाएगा और स्टीयरिंग सिस्टम आ जाएगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि इसके बीच में आ जाएगा। और ऐसे ही क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, या फिर इंजन सब सिस्टम जो है इसके बीच क्लाइमेट होता है। जैसे गाड़ी में एसी लगा है, ब्लोअर लगे हैं, वो क्लाइमेट के बीच में आ जाएंगे। Let's take a look at the car's major components and assemblies. It may appear complicated now, but we're gonna explore each system in greater detail. So, let's look at car assemblies. We'll begin with the body and frame. This is the body.
It provides space for the driver, passengers, and cargo. This is the body together with all auxiliaries and decorative elements. Next comes the frame. It is the main supporting structure to which all other components are attached. It can be a body-on-frame or a unibody construction. The unibody combines the function of the body and the frame. Most modern cars use this type of construction. Body-on-frame vehicles are much rarer and primarily comprise off-road SUVs. The next vehicle system is the engine. The engine is usually located in the front of the vehicle. The engine converts one form of energy into mechanical energy, which is then used to propel the car. The internal combustion engine, ICE, is the most commonly used engine type in automobiles. Such engines rely on the combustion energy of gasoline, diesel, or in rare cases, another kind of fuel. Electric and hybrid motors are also becoming increasingly. You can see a 4-cylinder, 16-valve gasoline internal combustion engine. This engine's operating cycle consists of 4 strokes: intake, compression, power, exhaust. The engine has numerous subsystems, such as the intake system, exhaust system, fuel supply system, cooling system, and others. The internal combustion engine generates mechanical work, and the torque is then transferred to the transmission system via a flywheel. The transmission is the device that connects the engine to the drive wheels. It transfers, changes, and distributes torque to the drive wheels. Transmissions are classified based on the type of gearbox. The manual gearbox requires the driver to select and change gears by using a gear shift lever and a clutch pedal. In case of the automatic gearbox, to travel forwards, the driver only needs to shift the selector into the drive mode. Further gear changes do not necessitate driver intervention. The type of wheel drive is another significant distinction between transmission systems. You can now see a vehicle with front-wheel drive. Depending on the type of wheel drive, transmissions have a variety of structures and compositions. A front-wheel drive manual transmission includes the following components: the clutch, manual gearbox, final drive and differential, and axle shafts. The clutch, final drive, and differential are all contained within the same housing as the gearbox. Now we can see how the engine and the transmission interact. The combination of the engine and the transmission system is called the powertrain. Rear-wheel drive is another type of wheel drive. Such transmissions also include a propeller shaft. The final drive and differential are located on the drive axle outside the gearbox housing. And this is an all-wheel drive transmission. In this case, torque is supplied to both axles, full-time or on demand. Its components also include a transfer case, which can be installed in the same housing as the gearbox. The differential, final drive, and propeller shaft are duplicated on the driving axles. Let's return to the front-wheel drive transmission and move on to the next systems. The suspension system road and receive and absorb the impact from various bumps, making driving safer and more comfortable. First, let's take a quick look at the wheels and tires. Wheels can be made from a variety of materials and in a variety of styles. They are surrounded by tires, creating an air-filled chamber. Sometimes, tires are also equipped with an inner tube. Let's go back to the suspension system. The suspension includes the wheel hub,
This is a wheel hub mounted on a steering knuckle. The spring, a coil spring in our case. Shock absorbers. Suspension links, arms, and beams. This type of suspension has an arm control and the shock absorber that performs an additional function of the suspension arm. The anti-roll bar. The subframe and bushings. The front bar of the suspension system uses McPherson struts, which are very popular among car manufacturers. On the rear axle, we can see a semi-independent suspension with a torsion bar. Next, car control systems. They include the steering system, the braking system. In this section, it would also be appropriate to review engine and transmission controls. The steering system is required to change the direction of the car's movement. The braking system is required to slow down and stop the car, as well as to keep it in place. Engine control is used to alter the engine torque. This is an obsolete model with a mechanical throttle. Transmission control is required to temporarily disconnect the engine and the transmission and select the desired gear or the desired gearbox mode. Passing on to electrical equipment. Modern vehicles are inconceivable without electrical equipment. It stores, generates, transmits, and consumes electricity. An electrical equipment within a vehicle can be classified into a few categories: power sources, power consumers, electrical wiring, auxiliary elements. Power sources are the battery and the generator. Power consumers include various starter motor, the engine control unit, and others. Electrical wiring connects various components of the electrical system. Auxiliary elements include relay and fuse boxes, as well as various buttons and switches. This concludes our review of the basic components. किसी को क्वेश्चंस है वो पूछ सकता है, ठीक है। ये आज का टॉपिक था जिसमें आपको मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप भी क्वेश्चन है कोई भी किसी भी तरह का स्टडी से रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। आपके थोड़ी देर के लिए माइक ऑन किए जाएंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, और लिंक जो है चैट बॉक्स में आ गया है, आप देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चैट बॉक्स में लिंक आ चुका है, यहाँ पर आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस लिंक पे टिक कीजिए और अटेंडेंस अपनी लगा दें। अगर किसी को टॉपिक में कोई दिक्कत आई, कुछ समझ ना आया हो, तो वो पूछ सकता है, उसका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अन्यथा बाकी जो है क्लास के लिंक में अटेंडेंस लगाएं। आप सभी जो है, जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे, शेयर कर रहा हूं उनके साथ, तो इस लिंक के ऊपर जो है आप अटेंडेंस लगा दें। जैसे आपको अभी विजिबल होगा, इस लिंक के ऊपर जाके जो है आप सभी अटेंडेंस लगा दें, और जो अटेंडेंस लगा दें वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो